सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग को अब यहां सीखना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बाद, दैट कॉन्सेप्ट इज कूलम्स लॉ। ये आपके सिलेबस का सबसे पहला लॉ है, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, इफ वी हैव टू चार्जेस, सबसे पहला ये Q1 चार्ज है और इससे कुछ दूरी पर ये हमारे पास एक दूसरा चार्ज है Q2 और इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है कुछ r। तो हम सबको पता है सेम टाइप ऑफ चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर व्हाइल अपोजिट टाइप ऑफ चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये अगर सेम टाइप के चार्जेस हैं तो दोनों रिपेल कर देंगे एक दूसरे को। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हमको उस फोर्स की वैल्यू पता चली। तो कूलम साहब ने कहा कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। उन्होंने कहा कि चार्जेस का मैग्नीट्यूड अगर बढ़ाओगे तो इनके बीच का रिपल्सिव फोर्स भी बढ़ेगा या अट्रैक्टिव फोर्स भी बढ़ेगा, और अगर इनके बीच के डिस्टेंस की हम बात करें तो डिस्टेंस पर इनवर्स रिलेशन है कि डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगा और अगर डिस्टेंस को कम करोगे तो फोर्स बढ़ेगा। दिस इज एग्जैक्टली लाइक ग्रेविटेशनल में भी आपने ये पढ़ा है, वहां पर भी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, बिल्कुल सेम तरीके का था। वहां पर था m1 m2 by r स्क्वायर, वहां मास पर डिपेंडेंसी थी, यहां पर चार्ज पर है। दोनों चीजों को अगर मैं कंबाइन करता हूं, on combining together the force will be proportional to q1 q2 upon r square। और यही प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हम लोग हटाएंगे तो यहां पर क्या आएगा, एक कांस्टेंट। लेट अस सपोज वो कांस्टेंट है हमारा k के बराबर, तो हमारे पास फार्मूला कितना आ गया, f इज इक्वल टू k टाइम्स q1 q2 बाई r स्क्वायर। जहां पर ये जो k है, ये k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। यूनिट अगर निकालो तो एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, तो इसका यूनिट बन जाता है बेटा एफ आर स्क्वायर, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये उस कांस्टेंट की वैल्यू होती है। ठीक, थोड़ा और डेप्थ में अगर हम चले तो ये जो कांस्टेंट के हम लोगों ने यहां पे निकाला, ये कांस्टेंट होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अब बात आई सर ये क्या चीज है, देखो इसको हम लोग पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, मैं लिख दे रहा हूं एप्सिलॉन नॉट, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, इसमें के साइलेंट होता है, एप्सिलॉन नॉट इसको पढ़ा जाता है। इसका मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। इस एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। अब कहोगे सर आप तो नए नए वर्ड्स लाते जा रहे हैं, ये क्या है, अब परमिटिविटी क्या होता है। परमिटिविटी जो वर्ड है वो परमिशन से आया, परमिट से आया। परमिशन का मतलब होता है अलाउ करना। तो अगर कहीं पर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज अगर कहीं पर हैं तो उनको भी तो कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स होते होंगे, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंसेस होते होंगे। देखो जीवन में कोई भी काम अगर हो रहा है तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होता है। आप भी घर से यहां तक पढ़ने आए हैं तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंसेस जरूर रहे होंगे। भाई धूप बहुत ज्यादा है, बैग हमें लाद के लाना पड़ता है, पढ़ के आना पड़ता है, मन नहीं हो रहा है, कोई गाना बजा रहा है, हमारा उधर मन लग रहा है, बहुत देयर आर लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। और वही सब रेजिस्टेंस कहलाते हैं। जो उसको पार करके चला आता है वो फायदा उठाता है, जो नहीं कर पाता उसी में उलझ जाता है। ठीक, वही यहां पर भी है। अगर चार्जेस हैं तो चार्जेस के आसपास उनकी अपनी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। हालांकि उसको अभी हम और बहुत डेप्थ में हम लोग पढ़ेंगे, डेरिवेशंस करेंगे बहुत सारे उसमें। लेकिन आपको पता है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज को हमेशा अट्रैक्ट या रिपेल करता है। तो एक क्षमता होती होगी ना एक सर्टेन डिस्टेंस में कि ये उसको अट्रैक्ट या रिपेल कर पाएगा। अब एक चार्ज यहां रखा हो, एक आपके घर में रखा हो, तो यहां वाला चार्ज आपके घर में रखे हुए चार्ज के ऊपर कुछ नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि वो इफेक्ट जो है वो नेग्लिजिबल हो गया, वो इफेक्ट खत्म हो गया, वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक, तो मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस में काम होता है। तो उस सर्टेन डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जहां पर ये इफेक्ट देखा जाता है। तो कहने का मतलब यहां पर ये है कि अगर वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल कर रही हो, मान लो इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो वैक्यूम में ट्रेवल कर रही हैं, तो अगर ये ट्रेवलिंग कर रही है तो कुछ ना कुछ तो ऑब्स्टेकल होता होगा। तो ये परमिटिविटी उसी ऑब्स्टेकल को रिप्रेजेंट करता है। तो इस पॉइंट को मैं लिख रहा हूं कि इट रिप्रेजेंट्स, परमिटिविटी जो होता है इट रिप्रेजेंट्स the obstacle offered to electric field lines in vacuum. It represents the resistance offered to electric field lines in vacuum.
क्लियर है? तो इसका सिंपल सा मतलब, अभी इसके बारे में और आप धीरे धीरे समझेंगे आप लोग। फिलहाल अभी हमको जो एक सिंपल सा फार्मूला मिला, वो फार्मूला कौन सा है? फार्मूला ये कहता है कि अगर दो चार्जेस हैं, इनके बीच का हमें फोर्स निकालना है, तो वो फार्मूला हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R के बराबर है, तो इनके बीच का जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। फिलहाल उसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इतने में कोई डाउट हो तो बताइए। तो हेडिंग लिखिए कूलम्स लॉ, और उसमें लिखिए अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ the force between two charges, the force between two charges is directly proportional to, the force between two charges is directly proportional to product of magnitude of charges, product of magnitude of charges and inversely proportional to square of the distance, inversely proportional to square of the distance between them, inversely proportional to square of the distance between them। ये डायग्राम बनाइए। इन दोनों के बीच का ये जो फोर्स होगा, देखो ये इट विल बी समथिंग लाइक दिस, कि भाई Q1 वाले ने Q2 पर फोर्स लगाया इधर की तरफ, तो Q2 वाला Q1 पर फोर्स लगाएगा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। तो उसी फोर्स की वैल्यू ये हम लोगों ने लिखी है। तो ये डायग्राम बना लीजिए, ऐसे फोर्सेस दिखा दीजिए, और ये पूरा जल्दी से लिख डालिए। तो अगर दो चार्जेस हैं, पहला चार्ज है मान लीजिए Q1 और दूसरा कोई चार्ज है Q2, इनके बीच का डिस्टेंस है R, तो इनके बीच के फोर्स के बारे में हमें पता चल गया, और वो फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जिसमें एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। मतलब ये दो चार्जेस अभी कहां रखे हैं? वैक्यूम में या फ्री स्पेस में। फ्री स्पेस मतलब जहां कुछ भी ना हो, वही वैक्यूम होता है, ठीक। लेकिन क्या जरूरी है दो चार्जेस हमेशा वैक्यूम में ही हो सकता है वो दो चार्जेस किसी मीडियम में रखे हो। अगर मान लो ये कोई एक मीडियम है, इफ दिस इज अ मीडियम, मीडियम आपका एयर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, कोई ऑयल हो सकता है, रबर हो सकता है, कोई भी मीडियम हो सकता है। उस मीडियम में अगर यही दो चार्जेस मान लो रखे हो, पहला चार्ज ये है Q1 और ये दूसरा चार्ज है Q2, वही बीच में डिस्टेंस R है, अब क्या होगा? तो ऐसे केसेस में इनके बीच का जो फोर्स है वो कुछ बदल जाएगा, दैट विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। भाई अभी तक एप्सिलॉन नॉट लिखा था, दैट वाज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, वो वैक्यूम की परमिटिविटी थी। इस बार ये जो एप्सिलॉन है ये क्या है? इट इज द परमिटिविटी ऑफ, पक्की बात है, इस बार हम मीडियम की परमिटिविटी रखेंगे, और किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी होती है उसका फार्मूला है एप्सिलॉन इज इक्वल टू K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। So permittivity of any medium is dielectric constant times, ये K क्या चीज है? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर इसी को आप कह सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इट इज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी मीडियम का, देखो डाई इलेक्ट्रिक ये जो वर्ड है, दिस वर्ड इज रिलेटेड टू वी कैन से इंसुलेटर। ये जो डाई इलेक्ट्रिक वर्ड है ये किससे जुड़ा हुआ है? इंसुलेटर से। तो अगर हम लोग किसी भी मीडियम की बात करें, किसी भी सब्सटेंस की बात करें, तो क्या कोई भी सब्सटेंस 100% कंडक्टर या 100% इंसुलेटर होता है? नहीं। सबसे अच्छा कंडक्टर हम लोग किसको मानते हैं? सिल्वर को, गोल्ड को, सिल्वर को, ठीक। जिसमें अगर मैं सिल्वर की बात कर लूं तो क्या सिल्वर 100% कंडक्टर है? नहीं, 95%, 96% कंडक्टर है, लेकिन फिर भी 4-5% तो इंसुलेटर है। इसका मतलब कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मीडियम 100% कंडक्टर या इंसुलेटर नहीं होता है। उसके अंदर कुछ कंडक्टर की प्रॉपर्टीज होती हैं और कुछ
इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज होती है, तो ये जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये उसी को रिप्रेजेंट करता है. सो दैट रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज ऑफ इंसुलेटर और कंडक्टर इन अ मीडियम और सब्सटेंस. क्लियर? तो कहने का मतलब क्या है कि अगर दो चार्जेस एयर में या वैक्यूम में था तो वहां पे फोर्स का फार्मूला ये था. किसी मीडियम में आ गया, फोर्स का फार्मूला कुछ बदल गया जिसमें एप्सिलॉन आ गया, उसको भी अगर हम लोग पूरा लिख दें तो अब जो फोर्स बन गया है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. अगर वो किसी मीडियम में है तो उस मीडियम का बोलो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमको दिया जाएगा, क्वेश्चन में गिवन होगा. वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम रखेंगे यहां पर. तो एप्सिलॉन की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट इनटू के. सही है? तो क्या बन जाएगा फार्मूला हमारा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. तो दो चार्जेस अगर वैक्यूम में है तो उनके बीच का फोर्स कितना हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. अगर उसी को उठाकर हम वाटर में डाल दें या किसी मीडियम में डाल दें तब उनके बीच का जो फोर्स है दैट विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. दोनों में कितने गुने का अंतर आ गया? कितने टाइम्स का डिफरेंस आ गया दोनों में? तो हम कहेंगे कि भाई अगर मैं f डैश को f से डिवाइड कर दूं, f डैश इज द फोर्स इन मीडियम डिवाइडेड बाय द फोर्स इन वैक्यूम. अगर डिवाइड कर दें तो जरा चेक करना, सिर्फ 1/k बचेगा. बाकी सब चेक करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से वो कैंसिल, Q1 Q2 आर स्क्वायर सब कैंसिल, सिर्फ ये बचेगा. इसका मतलब f डैश की वैल्यू कितनी आई? दैट इज f बाई k. तो अगर चार्जेस किसी मीडियम में डालोगे तो उनके बीच का जो फोर्स है दैट विल बिकम f बाई k. कोई भी डाउट हो तो बताइए. मैंने सिर्फ आपको दो फार्मूले बताए. पहला फार्मूला अगर दो चार्जेस वैक्यूम में है तो उनके बीच के फोर्स का है. दूसरा फार्मूला अगर दो चार्जेस किसी मीडियम में है तो उनके बीच का फोर्स का फार्मूला वही है. सिर्फ दो फार्मूला होता है. दोनों को डिवाइड कर दो तो ये रिलेशन आ जाता है, f डैश अपॉन f बराबर 1/k. इसका मतलब f डैश इज इक्वल टू f अपॉन k. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं, अगर मान लीजिए दो चार्जेस थे और इन दो चार्जेस के बीच का फोर्स, मान लो एक चार्ज था Q1 दूसरा चार्ज था Q2, बीच का डिस्टेंस r था और इनके बीच का फोर्स कितना था? f. मैंने इसको उठा के वाटर में डाला, पूरा का पूरा चार्ज सिस्टम हमने किसमें डाल दिया? वाटर में. वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो हमको क्वेश्चन में गिवन है कितना है? 80 या 81 होता है, जो भी दिया जाएगा वो हम ले लेंगे. ठीक, और ये गिवन होगा, इसमें हमें दिमाग नहीं चलाना बिल्कुल भी. अब अगर आपसे कहा जाए कि वाटर के अंदर अगर यही दो चार्जेस हैं, वही डिस्टेंस है, तो अब फोर्स कितना होगा? सो नाउ द फोर्स विल बी f डैश विच इज f बाई. तो वाटर में डालते ही उनके बीच का जो रिपल्सिव फोर्स है वो 80 गुना कम हो जाएगा. एनी डाउट? कोई डाउट हो बताओ भाई. क्लियर है? तो इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए.